देखिए, वेक्टर का कंसेप्ट तो हो गया था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होते हैं, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। देखो, वेक्टर एडिशन नॉर्मली अर्थमेटिक तरह नहीं होता है कि 3+2 5 होता है, नहीं। यहाँ दूसरा तरीका होता है। तो वेक्टर एडिशन करने के तरीके में सबसे पहला हम बात करेंगे दो वेक्टर्स कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स करने जा रहे हैं। तरीका क्या समझिएगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे हमने कहा कि एक वेक्टर ये गिवन है। जब हम कह रहे हैं वेक्टर गिवन है, मतलब हम क्या कह रहे हैं? बोले आप वेक्टर गिवन कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मतलब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रहे हैं और वेक्टर की डायरेक्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। हमने इसको हॉरिजॉन्टल दे दिया और एक वेक्टर हमने आपको बी दे दिया, ठीक है। और हमने कहा जो बी है ना, वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्ट कर रहा है और आपको इनका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए ए प्लस बी। मान लिया ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 2 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी का मतलब 2+3 5 नहीं होता है। वेक्टर का तरीका दूसरा होता है। तो एडिशन का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम a को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम a को ड्रॉ करेंगे, जो भी गिवन डायरेक्शन होगी, जो भी गिवन लेंथ होगी। भाई मान लिया कि भाई 1 मीटर पर सेकेंड जो है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि ये 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेगी। इसके बाद जहां से ए का हेड खत्म होता है वहां से बी की टेल स्टार्ट होती है। तो ए को ऐसे खींचेंगे और बी को ऐसे खींचेंगे। यहां से थीटा कितनी डिग्री है? 60 डिग्री बनाते हुए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आप ए को ऐसे खींच रहे हैं तो हम बी को ऐसे खींच दें और ये 60 बना दें, क्या दिक्कत है? दोनों बातें हो सकती है ना। ए के हेड से चाहिए ना, ठीक है। दूसरी बात 60 की हम बात कर रहे थे कि 60 ये बनाते हैं, आपने इधर से क्यों बनाया? देखिए एंगल है, नहीं नहीं, जैसा है वैसे नहीं बनेगा। यही तो हम कह रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा है, तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा है तो वैसे ही। देखिए, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला एंगल बनेगा। आपने बी खींच दिया। अब रिजल्टेंट क्या होता है? आप ए के टेल से लास्ट वाले का हेड मिला दीजिए, ऐसे सीधा बनाएंगे तो टेढ़ा दिख रहा है आपको। ये रिजल्टेंट मिलेगा आपको ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट मिलेगा, नहीं समझे? अब अब अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए तो ये एंगल मेजर कर लो। तो जो भी इसकी लेंथ आएगी, ये नहीं 3+2 5 तो नहीं आने से रही, क्योंकि ट्राइंगल का नियम होता है कि दो साइड का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो 3+2 5 होगा, तो ये जो संख्या लंबाई होगी 5 से छोटी होगी। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर ऐड करने का तरीका होता है। पहले इसको नोट करिए, इसके बाद कुछ लॉज बताते हैं। अब वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज होते हैं। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या, कौन कौन से नियम होते हैं जरा समझिएगा। मैं इसी डायग्राम में समझाता हूं आपको। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है जरा समझिएगा। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बना दूं PQS बना दूं, आर यहाँ लिखा है आपने। देखिए जो इस ट्रायंगल की PQ साइड है ना, वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है। PQ की लेंथ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को बताती है और PQ की डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन को बताती है। साइड QS देखिए, जो QS ट्रायंगल है उसकी जो लेंथ है वो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है और उसकी जो डायरेक्शन है वो V वेक्टर का डायरेक्शन बताती है और थर्ड साइड रिजल्टेंट को बताती है। तो आपने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर, मतलब इन मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगा, एंड डायरेक्शन यानी उस लाइन का उस साइड का डायरेक्शन उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स, देन थर्ड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब यहाँ इन ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या होता है?
जहां से एक वेक्टर का हेड खत्म हुआ, ये हेड है, और वहां से नया वेक्टर स्टार्ट हो जाए, तो हम कहेंगे एक ऑर्डर में चल रहा है, एक ऑर्डर में। मतलब ये एक चलने का तरीका है, यहाँ से हेड खत्म हुआ, नए का हेड शुरू हो गया, ये एक ऑर्डर में चल रहे हैं। और हाँ, मतलब ये ऑर्डर हुआ, अगर उल्टा कर दिया तो अपोजिट ऑर्डर हो गया, फिर ये इधर नहीं आ सकता, ठीक है। तो जरा इसका स्टेटमेंट लिखिए। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, if two vectors are represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, by the two sides of a triangle। स्टेटमेंट पे विशेष तवज्जो दीजिए। हमने क्या कहा कि इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि जो इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड और साइड की डायरेक्शन उस वेक्टर का डायरेक्शन। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। और सेम ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जहां से एक का हेड खत्म हुआ वहां से दूसरे की टेल स्टार्ट हो गई। टेकन इन द सेम ऑर्डर, then their resultant is represented their resultant is represented in magnitude and direction, in magnitude and direction by the third side of triangle, by the third side of triangle taken in opposite order, taken in opposite order। समझ में आई बात? डायग्राम वही बनेगा जो पीछे वाला आपका बना हुआ है। अब देखो, तो ये तो हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब जरा समझिएगा, आपने ट्रायंगल में क्या बताया कि भाई ये वाली जो साइड है ना पी क्यू, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है। मतलब पी क्यू की लेंथ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और पी क्यू की डायरेक्शन वेक्टर ए का डायरेक्शन है, और ये वेक्टर बी है जो इसकी साइड क्यू एस के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। और ये एंगल इसके बीच का मान लेते थीटा मान लेते हैं हम, फिलहाल यहाँ थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक ऑर्डर में है क्योंकि जहां से इसका हेड खत्म हुआ है वहां दूसरे की टेल स्टार्ट हुई है। तो ये रिजल्टेंट हुआ जाकर के, ये रिजल्टेंट हो गया जो थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। जरा समझिएगा, अगर मैं क्यूएस के पैरेलल यहां पर इसको हटा देते हैं, क्यूएस के पैरेलल यहां पर कोई भी लाइन खींच दूं, कोई दिक्कत? पी टी मान लेते हैं, कोई दिक्कत? और ऐसा खींचेंगे कि क्यूएस के पैरेलल हो और उसकी लेंथ बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो ये एंगल भी थीटा हुआ नहीं होगा? होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और इसको हम मिला दें तो ये आपका एक इक्वल हो जाएगा। अच्छा, क्या ये पैरेललोग्राम बन गया? बन गया ना। अच्छा, ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती है पैरेललोग्राम की। ये एडजेसेंट हैं, ये एडजेसेंट हैं, ये एडजेसेंट हैं, ये एडजेसेंट हैं। तीन टाइप की, तीन पेयर्स हैं, चार पेयर्स। अब देखिए, अगर पैरेललोग्राम की ये साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करे, दोनों साइडें कहाँ से जा रही हैं? सेम कॉमन पॉइंट से जा रही हैं और दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उसी पॉइंट से जाने वाला डायगोनल उनके रिजल्टेंट को बता रहा है, नहीं बता रहा है? बता रहा है ना भाई। अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हों तो उनके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल जाए, डायगोनल तो इधर से भी जा सकता है, डायगोनल क्यों, ये नहीं हो सकता है? एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका जो कॉमन पॉइंट होता है ना, वहां से जाने वाला डायगोनल उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? स्टेटमेंट लिखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम के लिए आप चाहो तो पैरेललो ऐसे और ग्राम ला दो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टेटमेंट समझ में तो आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं। तो लिखिए जरा इसका स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड
are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same common point अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। इस बी को यहाँ रिप्रेजेंट मत करना कि आपका एम पैरेललोग्राम ला बताना है। पहले ये दो वेक्टर बनाए जाएंगे ए और बी, और ये पैरेललोग्राम ला बनाया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, अब इसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉली गई, चली गई कहीं? हाँ, कभी कभी क्या होता है, मतलब मालूम तो होता, बताएं कैसे? कोई भी क्लोज फिगर ड्रॉन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइंस, भाई कोई भी क्लोज फिगर स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया गया, मान लिया हमने ये ड्रॉ कर दिया तो ये पॉलीगॉन हो गया। स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन ट्रायंगल होता है। ठीक है, दो साइड, चार साइड्स हैं तो हमने कोऑर्डिनेटर नाम दे दिया, पेंटागन दे दिया, हेक्सागन दे दिया, हेप्टागन दे दिया, ऑक्टागन दे दिया, नैनोगन दे दिया, डेकागन दे दिया। अब बहुत सारे गॉन हो गए तो हमने पॉलीगॉन दे दिया। तो यही तो होता, और क्या होता है? कहाँ हो भाई? तो हम वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे? इसका मतलब साफ साफ कहना हम चाहते हैं कि भाई बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने हैं। उन्हें कैसे ऐड किया जाए? देखिए, ऐड करने मतलब मान लिया जैसे पिक्चर में देखा होगा, एक हीरो है, हीरो जाता है डकैतों को पकड़ने के लिए, अकेले चला जाता है वैसे तो डकैत जान जाते हैं कि हमको पकड़ने आया, बुलाया साला पकड़ने आया, तो डकैत उसको मारने जाते हैं। अब ऐसे मार नहीं सकते कि हीरो कैसे मार दोगे? तो गोली भी आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसके ऊपर पड़ के। तो डकैत क्या करते, दूर से घोड़े पे बैठ के ऐसे रस्सी फेंकते उसके ऊपर, तो रस्सी जाके उस हीरो के ऊपर ऐसे फंदा पड़ जाता है और सब उसको खींचते हैं घोड़े से। तो हर डायरेक्शन खींच रहे हैं ना, तो क्या हीरो हर डायरेक्शन में जा रहा है? वो तो उधर जाएगा जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो वही रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है, लेकिन एक ही पॉइंट हीरो पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे शो कर रहे हैं। पहले भाई यहाँ पर मतलब एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ये एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। चारों तरफ से ये डकैत घेरे हुए हैं, बीच में हीरो खड़ा हुआ है और रस्सियों से डाल के घोड़े से घसीट रहे हैं, यानी ये फोर्सेज हैं। मैंने मान लिया ये 3 न्यूटन का है, ये मान लिया 2 न्यूटन का है, ये मान लिया 3 न्यूटन का है, ये मान लिया 4 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये मान लिया 60 डिग्री है, ये मान लिया 30 डिग्री है, ये मान लिया 45 है, ये 60, ऐसे बना दिया। तो हमने एक पॉइंट पे सभी फोर्सेस दिखा दिए। इसको कहा जाता है स्पेस डायग्राम। क्या कहते हैं? स्पेस डायग्राम। अब इन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट होगा, जिधर हीरो खींचेगा हर तरफ तो जाएगा नहीं। उसी रिजल्टेंट को वेक्टर मेथड से निकालना है। मतलब हमको 3+2+3+4+5 नहीं ऐड करना है, वेक्टोरियली इसको प्लस करना है। तो तरीका देखिए क्या होता है जोड़ने का। तो तरीका यही है कि भाई हर फोर्स के टॉप जो उसका एरो हेड होता है, वहां से दूसरे की बॉटम जुड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये इसका नाम दे दो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है। कुछ ज़्यादा हो गए, चलो ठीक है। तो सबसे पहले ए को खींच लीजिए। खींच लिया हमने, जो भी इसकी लेंथ है, जो भी इसकी डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, ठीक है। जो भी इसकी लंबाई है, भाई 3 न्यूटन है, अब न्यूटन लंबाई तो होती नहीं,
तो हमने उसको लेंथ में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने मान लिया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया, जहां से ए का हेड खत्म होता है वहां से बी की टेल स्टार्ट होगी। तो ए के हेड की तरफ से यहां से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, इधर से बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, बनाते हुए हमने क्या खींच दिया, बी खींच दिया, जो भी इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बी को आगे खिंचाया, बी से 30 बनाते हुए हमने एक और साइड खींच दी, ये 30 बनाते हुए, ये कौन हो गया, ये सी हो गया। सी से 45 बनाते हुए हमने डी खींच दिया, जो भी इसकी लंबाई है। डी से 60 बनाते हुए हमने ई खींच दिया, 60 बनाते हुए खींच दिया। ठीक, सब जुड़ गए ना। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पहले वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से जोड़ देते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट। आर इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सब ऐड हो जाएंगे 3 2 5 3 8, ऐसा नहीं होगा। जो भी इसकी लेंथ आएगी, मतलब अगर ये जो इसका हेड है ना वो यहाँ पे आके मिल जाता तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0। अगर अल्टीमेटली यहाँ पे आके मिलता रिजल्टेंट 0 भी हो सकता था। ठीक है, ड्रॉ करिए इसको। तो बात तो समझ में आ गई भाई, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। अब रिजल्टेंट निकालें कैसे, तो रिजल्टेंट निकालने का एनालिटिकल मेथड होता है। तो लिखिए एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, रब कर दें, एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सब इंटर में आप पढ़ चुके हैं, 11th क्लास का सब है, बस थोड़ा सा उसको रिफ्रेश किया जा रहा है। एनालिटिकल मेथड, इसको मैथमेटिकल भी कहते हैं, मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब क्या है, बोले ये भी तो मैथमेटिक्स ही लगा रहे थे आप। मतलब ये है कि अब हम रिजल्टेंट निकालने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे भाई, मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स लगा है 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, का लंबाई करें, 1 10⁻⁷ न्यूटन लिखा हुआ है, तो कहाँ से लंबाई हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम ट्रायंगल लॉ से निकालेंगे। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल लॉ से ही केवल निकालेंगे ट्रायंगल लॉ। जरा समझिएगा क्या होता है। हमने कहा भाई एक ट्रायंगल है, उस दो वेक्टर की को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी साइड्स, मतलब ए पी क्यू साइड रिप्रेजेंट कर रही ए को, क्यू एस साइड रिप्रेजेंट कर रही है बी को, और ये रिजल्टेंट दिखा रही है ना, इसी को निकालना है। यानी इसकी जो जो मैग्नीट्यूड है वो पी क्यू की लंबाई है, पी क्यू लंबाई बोले तो ए का मैग्नीट्यूड हमें वही चाहिए केवल, और इसके बीच एंगल कितना है, थीटा। अब हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, इसका नाम दे दिया एस एल। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो पी एस साइड है वो आर को रिप्रेजेंट कर रही है, आर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, आर के मैग्नीट्यूड को कर रही है। तो पाइथागोरस लगाते हैं, निकल आएगी वैल्यू। लेकिन क्या नहीं मालूम, हमको क्यूएल नहीं मालूम, हमको एसएल नहीं मालूम है, हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, तो आप क्यूएल कैसे निकालें, तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा एक, क्यू एस एल दिख रहा है, ये जो बाद में ड्रॉ किया गया है ये वाला। इसमें अगर हम कॉस थीटा लगा दें तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्यूएल अपान क्यूएस, क्यूएल अपान क्यूएस। तो क्यूएल की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी, क्यू एस कॉस थीटा, यानी बी कॉस थीटा। हम उसकी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। ठीक है, और साइन थीटा लगा दें तो क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर अपान क्यू एस। तो एस एल की वैल्यू क्या निकल आएगी, बी साइन थीटा। अब ये लंबाई मालूम हो गई ना, और ये भी लंबाई मालूम हो गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में सभी साइड्स मालूम हो गई, तो इन ट्रायंगल पी एस एल पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस के पहले इस थ्योरम को किसने प्रूफ किया था, इंडियन मैथमेटिशियन ने। क्यों, देखिए हम एक्चुअली में हमने अपने मैथमेटिशियन का नाम ही नहीं लोग बच्चों को पढ़ाया, बौधायन ने प्रूफ किया था। बौधायन ने पहले ही प्रूफ किया था पाइथागोरस थ्योरम।
तरीका उनका दूसरा था। मतलब वो ये जानते थे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसके सम के इक्वल होता है, बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, वो जानते थे। ठीक है, जैसे जो सूर्य का शेप कैसा है, सूर्य की दूरी क्या है, हमको मालूम थी पहले, हमारे वेदों में लिखी हुई है वो। अब वो मंत्र आ रहे थे, ये तो लिखा हुआ था इसमें। और यहाँ माँ लेबोरेटरी और करोड़ों रुपया खर्च करके एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मार जेट से लेकर तब जान पाए, यहाँ बैठ के ही बता दिया ये दूरी है, निकालो जा करके। तो पाइथागोरस के पहले बौधायन ने इन्हें प्रूफ किया था। देखिए अब हम जरा लगाते हैं पाइथागोरस क्या हो जाएगा। हाँ, पाइथागोरस का प्रूफ करने का तरीका दूसरा था, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस एस एल स्क्वायर, ये तो होगा ना। पी एस आर है, हम वेक्टर की बात नहीं करें, हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। पी एल तो मालूम नहीं है, पी एल को क्या करें, पी क्यू प्लस क्यू एल कर दें। पी क्यू बोले तो ए, और प्लस क्यू एल बोले तो बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एस एल बोले तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। नोट करिए, फिर उधर नोट करें। अब देखिए इसको ओपन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर, एक मिनट गलत लिख गए क्या, हाँ वो एक्चुअली में डायरेक्ट लिख दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे कहा गया कि भाई दो फोर्सेस हैं, एक 2 न्यूटन का है, एक 3 न्यूटन का है, और वो एक दूसरे से 30 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या करोगे, तो ए हो गया 2 न्यूटन, बी हो गया 3 न्यूटन, थीटा हो गया 30, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और कहेंगे फाइंड द रिजल्टेंट। तो अगर हमसे रिजल्टेंट फाइंड की बात कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी, कि वह रिजल्टेंट है किस दिशा में। वो घोड़े जो आए थे, वो हीरो जा किधर रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो हमने कहा सपोज करिएगा रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब अब हमको दिखाना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो हमने कहा सपोज जो रिजल्टेंट है ना वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा ए के साथ बना रहा है। जब आप फॉर्मूला प्रूव कर लोगे और कहीं बी के साथ पूछ लिया तो वहीं ए और बी की जगह चेंज कर दोगे। देखिए तो अगर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें tan अल्फा लगा दें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एस एल अपॉन पी एल, एस एल अपॉन पी एल। तो एस एल की वैल्यू क्या है, पी, एस एल कहाँ है, सॉरी पी एल, हाँ हाँ ठीक है, ठीक तो है ना। एस एल की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, और पी एल की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस में क्या हो गया, हमने कहा सपोज करिएगा कि अगर थीटा 0 डिग्री हो, 0 डिग्री बोले तो ए और बी पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, यानी इधर ही ए एक्ट कर रहा है और इधर ही बी एक्ट कर रहा है। तो देखने से लग रहा है कि ऐड अगर हम करेंगे और वेक्टोरियली भी ऐड करेंगे तो अगर ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है, तो पूरी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें थीटा 0 करो, क्योंकि हमको तो मैथमेटिकली रखना है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 0 1 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 0 1 हो गया, यानी ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आर निकालेंगे तो आएगा ए प्लस बी, प्लस माइनस लिखेंगे, जी नहीं, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये आर आपका जो निकलेगा वो मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है।
ये भी हो सकता है कि भाई एक ए इधर एक्ट कर रहा हो, ये पॉइंट है, और बी इधर एक्ट कर रहा हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो दूसरा केस, अगर थीटा 180, अच्छा अगर थीटा 0 है तो tan क्या होगा? रख दो 0, तो यहां से रखेंगे तो tan अल्फा क्या निकलेगा? साइन 0 0 हो जाएगा ना, तो tan अल्फा 0 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो उस समय भी जो है जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो 0 होगी। कैसे? भाई रिजल्टेंट इधर ही तो एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में ही ए है, हॉरिजॉन्टल में ही बी है, और बॉडी भी हॉरिजॉन्टली चल रही है। भाई रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब जिधर रिजल्टेंट एक्ट कर रहा हो। चूंकि बॉडी हॉरिजॉन्टली ही दौड़ रही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली ही रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, तो अल्फा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो नोट करें। अच्छा, दूसरा केस ले लें इसी में कि भाई थीटा 180 डिग्री हो जाए। 180 बोले तो एंटी पैरेलल। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि भाई जैसे हमने कहा ये आर मैक्सिमम होगा, मतलब इस केस में अगर इस डकैत ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, इसने 5 न्यूटन लगाया, तो हीरो कितने रिजल्टेंट से जाएगा? 7 न्यूटन से। लेकिन अगर ये इधर 2 न्यूटन लगाए और ये इधर 5 लगाए, तो ये पार्टिकल इधर जाएगा ना, क्या रिजल्टेंट होगा उसका? प्रैक्टिकली बताइए। इस बॉडी को आप इधर खींच रहे हैं 2 न्यूटन से, हम इधर खींच रहे हैं 5 न्यूटन से, तो रिजल्टेंट कितना इस पे लगेगा? 3 लगेगा। तो यानी कि अगर थीटा 180 हो जाए तो कॉज 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। इस कंडीशन में रिजल्टेंट मिनिमम होगा। ठीक है, लेकिन अल्फा अभी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 0, तो अल्फा 0 हो जाएगा या 180 हो जाएगा। क्यों? देखिए भाई, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो अगर ये 5 न्यूटन होता, अगर इधर 5 न्यूटन होता और इधर 2 न्यूटन होता, तो बॉडी इधर जाती ना रिजल्टेंट, और इसमें इधर रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट 5 भी हो सकता है, और मतलब 5 की डायरेक्शन में भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, तो अल्फा 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ए और बी की वैल्यू। ठीक है, नोट करें। वैसे यहाँ हमने ए को बड़ा माना है, सिंपल सी बात है, यहाँ हम ए को बड़ा मान रहे हैं और एंगल ए से ही मेजर कर रहे हैं, तो आप 0 ही लिखिए, ये 180 मत लिखिए, क्योंकि ए माइनस भी लिखने का मकसद ही मेरा है कि ए को हम बड़ा मान रहे हैं। ठीक, नोट करें। भाई जब tan अल्फा निकालते हो तो आप थीटा यहाँ रखोगे तो साइन 180 वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो अल्टीमेटली रिजल्ट 0 ही आना है। लेकिन अल्फा कितना होगा ये डिसाइड करेगा ए को हमने उधर दिखाया है तो 0 डिग्री, अगर बी बड़ा होता तो 180 डिग्री, तो हमने जानबूझ के रखा 0, लेकिन ये डिसाइड करेगा ए और बी की वैल्यू। ठीक है, अब अगर ये दोनों जो तीसरा केस ले लीजिएगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? √a² + b² निकलेगा। तो सिंपल सी बात है। अगर अल्फा निकालना चाहें तो tan अल्फा क्या निकलेगा? sin 90 1 होता है, cos 90 0 हो जाएगा, तो b अपान a निकलेगा। यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपान a। तो इस प्रकार से ये केसेस हैं, इनको अलग से रटना नहीं है, लेकिन यहाँ रख दोगे तो अपने आप वैल्यू निकल आएगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि सपोज 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो व्हाट विल बी देयर मैक्सिमम रिजल्टेंट? तो दोनों को ऐड कर दोगे, मिनिमम में दोनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, देखिए दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं? बहुत लोग सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, ये सब्सट्रैक्शन वर्ड नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन वर्ड होता है। फिर ये हम नहीं कह रहे हैं देखो मैं तो सब्ट्रैक्शन बोलता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे। देखिए दो वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं? एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं। बोले अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माइनस करिए, आपने कहा 2 में 3 माइनस करिए, हमने कहा नहीं 2 में प्लस करिए -3, तो वही तो मैं कर रहा हूँ, वही यहाँ भी मैं करने जा रहा हूँ। दो वेक्टर को माइनस करना होगा तो हम दो वेक्टर माइनस नहीं करेंगे, दो वेक्टर प्लस करेंगे, दूसरे को माइनस कर देंगे। हाँ बात वही है, लेकिन तरीका दूसरा है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले हम वेक्टर ए खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल है, और हमने कहा दूसरा वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे एक्ट कर रहा है, ये थीटा है। ठीक है, और आपको a माइनस बी निकालना है, वेक्टोरियली करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये 2 न्यूटन है ये भी 2 न्यूटन है तो a माइनस बी 0 हो जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक यहाँ नहीं लग रही है। तरीका देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a को खींच लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी, a को खींच लिया हमने,
उसके बाद एक पर हमको देखिए ध्यान से, हमको 30 थीटा डिग्री पे बी खींचना है ऐसे, तो अपनी स्केल को ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही ऐसे रख रहे हैं बी को, और बी को हमें क्या करना है, माइनस करना है ना, तो हम ऊपर न जाकर के उसी डायरेक्शन में नीचे आ जाएंगे, ये माइनस बी हो जाएगा। मतलब ऊपर जाना था हमको, थीटा एंगल पे ऊपर जाना था ना बी को, और हमें बी को निगेटिव करना है, बी को निगेटिव करना है ना हमको। एक्चुअली करना क्या है, हमको ए प्लस माइनस बी करना है ना, तो हम स्केल तो उधर ही रखेंगे, लेकिन उधर ना जाकर के नीचे आ जाएंगे। तो निगेटिव वेक्टर का तरीका क्या होता है कि जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसी को जस्ट अपोज कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो पहले वाले का टेल, लास्ट वाले का हेड मिला दीजिएगा, दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट ए माइनस बी। तो एक्चुअली में लेंथ वही रहेगी जो ए प्लस बी की है, केवल डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात की कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट दो तरीके से आपने पढ़े, वही दोबारा पढ़ाया जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। एक दिन स्केलर चलेगा, एक दिन वेक्टर चलेगा, इस प्रकार से वेक्टर खत्म होगा।